हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हमारे पास एमएससी फाइनल, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शनल पेपर है आईटी एंड आईई, यानी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन। और आज इसके अंदर हम यूनिट 5th स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो हर पेपर में नई यूनिट की तरह इसका भी थोड़ा सा बेसिक एक बार अगर हम जाने तो ये हमारे पास एमएससी फाइनल मैथ है, जिसके अंदर हमारे पास एग्जाम में ये ऑप्शनल पेपर है। ठीक है भाई, ये हमारे पास ऑप्शनल पेपर है। पेपर का नाम हमारे पास क्या है? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशंस। पूरा नाम लिख के आएगा हमारे पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशंस। इसे शॉर्ट में हम आईटी एंड आईई कहते हैं, मतलब आईटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड आईई इंटीग्रल इक्वेशंस। ठीक है, अब ये जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं ये हमारे पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए है, तो हर बार की तरह आपके पास स्क्रीन के ऊपर वही 5 यूनिवर्सिटीज आप देख पा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर है, और ये महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, इसका सेमेस्टर सिस्टम से, और ओपन कोटा या वीएमओयू कोटा ओपन यूनिवर्सिटी। तो अगर आपका इन 5 यूनिवर्सिटी से सिलेबस मैच होता है तो ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो ये जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं वो हमारे पास रेगुलर स्टूडेंट हो या वो प्राइवेट हो या अपने आप को नॉन कॉलेजिएट कैंडिडेट बोले, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास ये सेम सिलेबस है, सेम डे एग्जाम है, सेम पेपर होगा, सेम पेपर पैटर्न होगा। यानी डिग्री में बस रेगुलर और प्राइवेट लिखा हुआ आएगा, इसके अलावा हमारे पास कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5th। यूनिट 5th का हमारे पास ऑफिशियली सिलेबस क्या है ये आप एक बार स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे पढ़ के बताऊं यूनिट 5th का ऑफिशियली सिलेबस, तो ये है सॉल्यूशंस ऑफ अल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशंस ऑफ सेकंड काइंड विद कन्वोल्यूशन टाइप, कर्नल बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉल्यूशंस ऑफ सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन बाय फूरियर ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल इक्वेशन विद सिमेट्रिक कर्नल, ऑर्थोगोनल सिस्टम्स ऑफ फंक्शन, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन फॉर सिमेट्रिक कर्नल, एक्सपेंशन इन आइगन फंक्शन बाय लीनियर फॉर्म, हिल्बर्ट स्कीम्ड थ्योरम, सॉल्यूशंस ऑफ फ्रीड होल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड बाय यूजिंग हिल्बर्ट स्कीम्ड थ्योरम, क्लासिकल फ्रीड होल थ्योरी, फ्रीडहोल्म थ्योरम, सॉल्यूशंस ऑफ फ्रीडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड यूजिंग फेस्टी थ्योरम। ठीक है, तो आप ये स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारे पास इस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स का ऑफिशियली सिलेबस है। अब हम बात करेंगे हमारे पास यूनिट 5th का सिलेबस बुक के अंदर कहाँ है। यस, अब हम बात करेंगे हमारे पास यूनिट 5th का सिलेबस है, ये बुक के अंदर कहाँ है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे, जेपीएच की बुक है हमारे पास। 2 बुक हैं, एक आईटी यानी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और दूसरी आईई इंटीग्रल इक्वेशन, जिसकी बुक पे एलआईई लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन से लिखा हुआ है। तो ये दोनों जेपीएच की बुक आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आसानी से देख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 बुक हैं हमारे पास, जेपीएच की बुक हैं। पेपर का नाम आपने देख ही लिया, हमारे पास क्या है? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स एंड इंटीग्रल इक्वेशंस, और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे भाई? आईटी एंड आईई, आईटी एंड आईई। तो आईटी वाला पेपर या इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन वाला पेपर है, इसके अंदर हमारे पास 3 यूनिट हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, जो आप तीनों कर चुके हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो अपन तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। और ये आईई वाली बुक है, या इसके ऊपर लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस लिखा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास 2 बुक हैं, सॉरी 2 यूनिट हैं, यूनिट 4th और यूनिट 5th। और ये यूनिट 4th भी हम कर चुके हैं, जिसके अंदर वोल्ट्रा एंड फ्रीडहोल इंटीग्रल इक्वेशंस वगैरह किया था। और यूनिट 4th में हमने डिस्कस किया था कि इस बुक के ऊपर लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस क्यों लिखा होता है, और यहाँ लीनियर शब्द स्किप रहता है। ठीक है, तो आज हमारे पास यूनिट 5th होगी, ये हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशंस की बुक होगी, इसलिए हम यहाँ से जो पढ़ेंगे वो यूनिट 5th है, वो हमारे पास लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस की बुक से मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया हमारे पास बुक से। अब हमारे पास बुक के अंदर कौन सा चैप्टर है, तो बुक आप देख ही लिया। अब आप जो स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं इंटीग्रल इक्वेशन से, यही हमारे पास अपनी बुक है। ठीक है भाई, जो आप देख पा रहे हैं इंटीग्रल इक्वेशन से,
या मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस, यही हमारे पास बुक है। इस बुक में हमारे पास कौन कौन सा चैप्टर है, इस बुक में हमारे पास कौन कौन सा चैप्टर है यूनिट 5 के लिए, यूनिट 5 के लिए। तो यूनिट 5 के लिए इसके अंदर हमारे पास लास्ट के 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 6 है, इसके अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर्स नंबर 8 है। चैप्टर 6 का नाम है इंटीग्रल इक्वेशन विद, चैप्टर इसका नाम है हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशंस विद सिमेट्रिक कर्नल, विद सिमेट्रिक कर्नल, विद सिमेट्रिक कर्नल्स। ठीक है। चैप्टर 7 का नाम है हमारे पास क्लासिकल फ्रीडहोलम थ्योरी, क्लासिकल फ्रीडहोलम थ्योरी, फ्रीडहोलम थ्योरी। और इसका चैप्टर 8 है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मेथड, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मेथड, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मेथड। ठीक है। ये 3 हमारे पास चैप्टर हैं। जैसे आपने देखा होगा यूनिट 4 आपने पढ़ा था, यूनिट 4 आपने पढ़ा था, उसके अंदर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 थे। उसके अंदर हमारे पास चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 थे, है ना भाई। जब आपने पढ़ा है तो आपको खूब अच्छे से पता है। चैप्टर फर्स्ट पूरी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस के बारे में बेसिक था, ये हम ऑलरेडी पढ़े चुके हैं। फिर हमने चैप्टर 2 पढ़ा और चैप्टर 3 पढ़ा, यहाँ से हमें यूनिट का क्वेश्चंस कंप्लीट मिल गया। ठीक इसी प्रकार चैप्टर 6, 7 एंड 8 और मिक्सिंग होती है इस यूनिट के अंदर, तो हम इसके अंदर कोई 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर हम कोई 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हमें एक क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा। तो आप लिखिएगा यूनिट 5 के अंदर, यूनिट 5 के अंदर हमें कौन सा क्वेश्चंस मिलेगा, तो हमें क्वेश्चंस नंबर 9 एंड क्वेश्चंस नंबर 10, 2 क्वेश्चंस आएंगे, ए एंड बी और ए एंड बी। ध्यान देना, हमें कोई 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, इस 4 के अंदर से हमें कोई 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। चाहे ये 3 मिल जाओ, चाहे 1, 2, 3 मिल जाओ, चाहे ये 1, ये 2 और ये 3 मिल जाओ, कैसे भी मिल जाओ। अपन अगर एक चैप्टर अपने पढ़ लिया, मान लो इसमें हमने चैप्टर 6 ही पढ़ के छोड़ दिया, तो अपने को केवल एक क्वेश्चन मिले, या हो सकता है दोनों मिल जाए, पर इस बात की गारंटी नहीं होती है, मिक्सिंग होती है। इसलिए हम कोई 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और हो सकता है आपको 4 मिल जाए, बट मिलेंगे नहीं, क्योंकि अपन 2 ही चैप्टर पढ़ेंगे। तीनों चैप्टर में एक एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। ध्यान देना, तीनों चैप्टर्स के अंदर एक एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स रहता है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। प्लस यहाँ चौथा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो चाहे तो यहाँ से उठा के दे देगा तो वो काम बन जाएगा, चाहे यहाँ से उठा के दे देगा तो काम बन जाएगा, चाहे यहाँ से उठा के देखा तो इन दोनों से काम बन जाएगा। तो अपन कोई 2 चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमारे पास 3 क्वेश्चन से मिल जाएंगे, या 2 तो आपको मतलब पूरे 20 नंबर का तो मिलेगा ही मिलेगा। और आपको समझने में इजी रहे, थोड़ा सिलेबस फास्ट हो, या आप एग्जाम में फास्ट लिख के आ पाए। ध्यान देना, आप यूनिट 5 पढ़ रहे हो, यस, आप इस पेपर की यूनिट 5 पढ़ रहे हो, लास्ट यूनिट है आपकी। तो अगर आप यूनिट 5 पढ़ रहे हैं तो उस वक्त आपके आसपास वाले स्टूडेंट से उठ के एग्जाम से जाने लगेंगे और आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली स्वाभाविक वहाँ बढ़ जाएगी। उस वजह से आप यूनिट 5 को अगर अच्छे से तैयार नहीं है तो कर नहीं पाओगे, ठीक है। और लास्ट में आपके पास कितना ही टाइम रहता है, तो हम इसलिए इस यूनिट को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है उस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो एक तो हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे और एक हमारे पास हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। हो सकता है चैप्टर 7 से दोनों क्वेश्चन मिल जाए, बट मिक्सिंग होती है, विश्वास गारंटी नहीं है इस बात की। तो आप चैप्टर 7 और चैप्टर 8 दोनों चैप्टर्स पढ़िए ताकि आपको 1.5 क्वेश्चन मिल जाए और आप एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर ला सको। और इंटीग्रल वाला पेपर है, सरल भी है, पर अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसमें सबसे कम नंबर भी इसी में आते हैं। इस बार भी बहुत से स्टूडेंट्स के बैक आई है और वजह क्या रह गई, ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए, प्रैक्टिस नहीं की, तो इस वजह से आपका इस पेपर का रिजल्ट बिगड़ सकता है।
तो हम ध्यान में रखेंगे लास्ट यूनिट है, इसलिए हम इसको बिल्कुल शॉर्टकट और इतना भी शॉर्ट नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे भी चीज़ों को कि क्या हमारे पास क्लासिकल फ्रेडहोल्म थ्योरी है या इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मेथड है या किस प्रकार से इसका कंक्लूजन हमें एग्जाम में लिखना है। तो जब हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मेथड चैप्टर 8 का पढ़ेंगे तब हमारे पास यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड के जो आपने पढ़े हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म फूरियर ट्रांसफॉर्म वो वापस रिवाइज होंगे, इसलिए हम 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। यहाँ तक मिक्सिंग भी होती है बुरी तरह से या पूरी तरह से, तो भी हमारे पास पूरा क्वेश्चन से मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं चैप्टर्स नंबर 7। आप समझ गए, एग्जाम का सिचुएशंस भी ध्यान में रखना है, लास्ट यूनिट है, उससे पहले आप यहाँ तक अगर आप कंप्लीट 4 यूनिट कर दोगे तो यहाँ तक आते आते आप थक जाओगे, तो लास्ट में आपको भी इजी सा मैटर होना चाहिए ताकि आप इजीली एग्जाम में लिख सकें। तो हमारे पास ये ऊपर वाला चैप्टर है इंटीग्रल इक्वेशंस विद सिमेट्रिक कर्नल, इसमें थ्योरम्स ज़्यादा हैं और चैप्टर 7 और 8 में कैलकुलेशन है। 8 तो बहुत इजी है, यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आपको पता है तो आप 100% कर पाओगे, अदरवाइज आप इसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखिए यूनिट 5th स्टार्ट हियर, यूनिट 5th ऐसे लिख लीजिए अपने हिसाब से सिलेबस है, वैसे तो ऑफिशियली सिलेबस में चैप्टर 6, 7, 8 है, अपन सिलेबस में पढ़ेंगे चैप्टर 7 प्लस चैप्टर 8, चैप्टर 7 प्लस चैप्टर 8। ठीक है, और दोनों में ही आपको पता ही है बुक्स हमें एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जेपीएच की बुक है और जेपीएच की बुक है, हमारे पास कोई दूसरे राइटर्स की बुकें नहीं होगी छोड़ के एक कंटिन्यूम मैकेनिक्स को और एक मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग को। ठीक है, क्योंकि उनकी जेपीएच की बुक आती नहीं है। तो ये हमारे पास हम चैप्टर्स नंबर 7 आज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 7 का नाम है हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चैप्टर 7 का नाम है हमारे पास क्लासिकल फ्रेडहोल्म थ्योरी, क्लासिकल फ्रेडहोल्म थ्योरी, फ्रेडहोल्म थ्योरी। ठीक है भाई, क्लासिकल फ्रेडहोल्म थ्योरी। इससे पहले हम फ्रेडहोल और इंटीग्रल इक्वेशंस वगैरह या वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशंस क्या होता है वो हम यूनिट 4 जिसके अंदर हमारे पास 10 लेक्चर्स थे के अंदर हम अच्छे से सीख चुके हैं। उम्मीद है आपके यूनिट 4 अच्छे से समझ में आई होगी, आपने प्रैक्टिस की होगी, तो आप इजीली उसको बात को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक बार वोल्ट्रा और उसको लिखना चाहूँ ताकि अपनी यहाँ से अपनी यूनिट क्लियर कर लें, तो अगर मैं वोल्ट्रा और इसको लिखना चाहूँ तो आपको पता है फ्रेडहोल्म तो हमारे पास लिखना मत एक बार, फ्रेडहोल्म तो हमारे पास ऐसी होती थी, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशंस तो हमारे पास ऐसी होती थी, gx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशंस ए से बी के एक्स टी जी टी डी टी, के एक्स टी जी टी डी टी, के एक्स टी जी टी डी टी। ठीक है, एक वोल्ट्रा होती थी, एक हमारे पास क्या होती थी भाई, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन से वो भी कुछ ऐसे ही होती थी, gx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन से के एक्स टी जी टी डी टी, के एक्स टी जी टी डी टी। बस उसकी इक्वेशंस में यहाँ एक लिमिट वेरिएबल आया करती थी, जबकि फ्रेडहोल्म के अंदर हमारे पास इसकी दोनों ही लिमिट कांस्टेंट आती हैं। ध्यान देना, पहचान क्या थी, चैप्टर यूनिट 4 के अंदर आप पढ़ चुके हैं, मैं समझा चुका हूँ, बस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे फिर अपनी यूनिट के ऊपर ध्यान देंगे। तो यहाँ कांस्टेंट इंटीग्रल लिमिट आ जाए ए टू बी तब तो फ्रेडहोल्म माना जाएगा, और एक लिमिट के अंदर वेरिएबल आ जाए तो वो वोल्ट्रा माना जाएगा। अगर यहाँ एफ ऑफ एक्स नहीं आता है तब तो होमोजीनियस माना जाएगा, एफ ऑफ एक्स नहीं आता है तब तो हम बोलेंगे होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, और एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 तब हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास ही नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है, वो भी कौन से काइंड की, सेकेंड काइंड की। तो चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 7 क्लासिकल फ्रेडहोल्म थ्योरी। इसके अंदर सबसे पहले हम फ्रेडहोल्म की थ्योरम लिखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए फ्रेडहोल्म फर्स्ट थ्योरम, फ्रेडहोल्म फर्स्ट थ्योरम।
इन्होंने 2 थ्योरम दी थी, एक थ्योरम आपके सिलेबस में है, दूसरी थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, समझिएगा। फ्रीड-हॉल की 2 थ्योरम हैं, फर्स्ट थ्योरम अपन पढ़ेंगे, सेकंड थ्योरम भी इसी चैप्टर के अंदर है बट वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो हमें उसे नहीं करना है। तो फ्रीड-हॉलम फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, किसका भाई, फ्रीड-हॉल की फर्स्ट थ्योरम का। तो ये बोलेगी द नॉन होमोजीनियस, लिखिए साथ साथ कि द नॉन होमोजीनियस, एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन होमोजीनियस, यानी यहाँ एफ ऑफ एक्स के बराबर 0 नहीं आना चाहिए, 0 आ जाता होमोजीनियस नॉट इज इक्वल टू 0 नॉन होमोजीनियस। एक तो हमारे पास ये आएगी नॉन होमोजीनियस। फिर फ्रीड-हॉलम इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रीड-हॉलम इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रीड-हॉलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, यस ऑफ सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड हम यूनिटी फोर्थ के अंदर पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास सेकंड काइंड आएगी, ठीक है भाई। ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो, सेकंड काइंड क्या होती है, सेकंड काइंड क्या होती है। तो ये हमारे पास सेकंड काइंड ऐसे हो जाएगी, ध्यान देना। फ्रीड-हॉलम आया है तो लिमिट a to b कांस्टेंट होंगी, वोल्ट्रा नाम लिखते तो हमारे पास a to x वेरिएबल की लिमिट आती, तो हमारे पास वेरिएबल की लिमिटें आती। तो हम ये लिख लेंगे gx इज इक्वल टू, हम ये लिख लेंगे gx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लेमडा इंटीग्रेशन a से b प्लस लेमडा इंटीग्रेशन a से b के एक्स टी जी टी डी टी, के एक्स टी जी टी डी टी। जहाँ आपको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हमारे पास के एक्स टी क्या होता है, कर्नल होता है, यूनिट फोर्थ में हमने खूब अच्छे से स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस की वजह से दोनों लिमिट कांस्टेंट हैं, a टू b है, तब हमारे पास फ्रीड-हॉलम और a टू x होती, तो हम यहाँ वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशंस लिखते, ठीक है। तो हमने लिख लिया कि नॉन होमोजीनियस फ्रीड-हॉलम इंटीग्रल इक्वेशंस हमारे पास ऐसे दी जाती है, यस ऐसे दी जाती है। ध्यान रखना, वेयर एफ ऑफ एक्स एंड, वेयर एफ ऑफ एक्स एंड के एक्स टी, कर्नल वाला के एक्स टी, एक तो ये एफ ऑफ एक्स टी और ये के ऑफ एक्स टी आर इंटीग्रेबल, यस आर इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल का मतलब यहाँ क्वेश्चन में देंगे हमारे पास उसका इंटीग्रेशन से हो जाना चाहिए। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में हमने ऐसे लिख दिया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स ई की पावर टी जी टी डी टी, एक्स ई की पावर टी और डी टी, ऐसे हमें दे दिया। तो इस क्वेश्चन में पहचानिए 0 to 1 आएगी फ्रीड-हॉलम, तो आपको बार बार फ्रीड-हॉलम करने की जरूरत नहीं, इस पूरी यूनिट के अंदर ही हमारे पास फ्रीड-हॉलम आएगा, ठीक है। तो हर बार लिमिट कांस्टेंट आएगी। कंपेयर करेंगे तो ये देखिए एफ ऑफ एक्स की जगह हमारे पास क्या आ गया, ए की एक्स, और लेमडा की जगह कितना आ गया 2, ए की जगह 0, बी की जगह 1 और कर्नल की जगह कितना आ गया, ध्यान से ये आ गया एक्स, एक्स और ई की टी भी ले लो चाहिए, ई की टी और जी टी है हमारे पास 1। अब हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है और इसका इंटीग्रेशन भी हमारे पास आसानी से हो सकता है। जैसे मान लो टी डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ई की पावर टी का ई की पावर टी, तो दोनों हमारे पास एफ ऑफ एक्स भी और के एक्स टी दोनों इंटीग्रेबल होने चाहिए, दोनों हमारे पास इंटीग्रेबल होने चाहिए। यानी क्वेश्चन में जो भी हमें यहाँ लिख के देगा और के एक्स टी लिख के देगा उसका हमारे पास इंटीग्रेशन इजीली हो जाना चाहिए, और वो क्वेश्चंस वाले का काम है तो आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। पर अपने को लिखना है वेयर एफ ऑफ एक्स एंड के एक्स टी आर इंटीग्रेबल, ठीक है। अब इस इक्वेशंस 1 का सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 हैज गिवन, इक्वेशन 1 हैज गिवन यूनिक सॉल्यूशन, गिवन यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान देना,
हमारे पास इसका यूनिक सॉल्यूशंस होगा। यूनिक का मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन उसका संभव ही नहीं होगा। जैसे मैं बोला x + 5 = 0, तो x की वैल्यू ये इसको तभी समीकरण को सेटिस्फाई करेगी जब हमारे पास -5 हो। इसके अलावा इसका कोई दूसरा इक्वेशन हो ही नहीं सकता। तो हम बोल सकते हैं x = -5 इज यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इक्वेशंस 1 हैज गिवन यूनिक सॉल्यूशंस। कौन सा यूनिक सॉल्यूशंस होगा? ये फ्रीडहोलम ने बताया था अपनी क्लासिकल थ्योरम के माध्यम से, या फ्रीडहोलम ने बताया था अपनी फर्स्ट थ्योरम के माध्यम से। तो इक्वेशन 1 हैज गिवन यूनिक सॉल्यूशंस। क्या सॉल्यूशन दिया भाई इन्होंने सॉल्यूशंस दिया g of x इज इक्वल टू f of x ऐसा का ऐसा प्लस लैम्डा इंटीग्रेशंस a से b ऐसा का ऐसा, और यहाँ लिखा कैपिटल R फिर x और t। यस, कैपिटल R x और t, फिर ऐसे सेमी कोलन का साइन लगा के लैम्डा और ft dt यस, और ft dt। इसको हम नाम देंगे इक्वेशंस नंबर 2। अब हमारे पास सवाल ये है कि ठीक है, ये gx आ गया, ये f of x आ गया। अगर मैं x की जगह t रखता हूं तो f of t आ गया, dt आ गया, लैम्डा आ गया, इंटीग्रेशन ए से b आ गया। बस चेंज हुआ तो कर्नल चेंज हुआ। kxt की जगह क्या चेंज हो गया? rxt सेमी कोलन का साइन लैम्डा। अब ये rxt क्या है? अगर आपने यूनिट 4th अच्छे से पढ़ा है तो हम बता सकते हैं वेयर rxt। तो देखिए x और t के बीच में कोमा और सेमी कोलन लगा के लैम्डा, ये हमारे पास रिसोल्वेंट कर्नल है। इसका नाम है हमारे पास रिसोल्वेंट कर्नल है। एंड इसकी वैल्यू हमारे पास कैसे दी जाएगी? रिसोल्वेंट कर्नल है, ध्यान देना, हमारे पास रिसोल्वेंट कर्नल है। इसकी वैल्यू हमारे पास ऐसे दी जाएगी dxt लैम्डा, और सेमी कोलन लगा के लिखोगे भाई dxt लैम्डा अपॉन d लैम्डा। और खास बात है ये d लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 0, ये d लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये d लैम्डा इज इक्वल टू 0 बन गया तो ये हमारे पास इन्फिनिटी चला जाएगा। लिखेंगे एंड यहाँ लिख लो, ये नीचे वाला d ऑफ लैम्डा 0 नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, ये हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। तो ये हमारे पास रिसोल्वेंट कर्नल के नाम से कहलाता है। वेयर d लैम्डा इज नॉन एज, वेयर ये जो d लैम्डा है, ये जो नॉट इज इक्वल टू 0 आया है, ये हमारे पास फ्रीडहोलम डिटरमिनेट कहलाता है। ये हमारे पास फ्रीडहोलम डिटरमिनेट कहलाता है। यस, अब यहाँ आके आप थोड़ा बहुत ऐसे धीरे धीरे स्थिति कॉम्प्लेक्स हो गई है या समझने से बाहर हो गई है। तो क्वेश्चन में हमारे पास kxt gt dt मिलेगा। आप इसके अंदर rxt सेमी कोलन लैम्डा के अंदर चेंज करोगे। ये हमारे पास रिसोल्वेंट कर्नल है, जिसका वैल्यू ऐसे दिया जाएगा dxt लैम्डा अपॉन d लैम्डा, जहाँ नीचे वाला d लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फ्रीडहोलम डिटरमिनेट है। और ये हमारे पास ऊपर वाला फ्रीडहोलम माइनर है, लिख सकते हो आप इसको भी, कि वास्तव में dxt सेमी कोलन लैम्डा है, ये हमारे पास फ्रीडहोलम माइनर है। और माइनर आप समझ जाओगे ना, डिटरमिनेट का सॉल्यूशन से। आगे हम दोबारा से लिख देंगे, ये हमारे पास डिटरमिनेट का सॉल्यूशन जैसे ऐसे नहीं होती a b c d e f g h i, ये d है तो हम यहाँ से निकालें a का, तो b d e c, तो ये माइनर या कोफैक्टर वाले हैं, है ना। ये छोटे छोटे 2 गुना 2, 1 गुना 1, 3 गुना 3 क्रम के, ये हमारे पास माइनर कहलाएंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास फ्रीडहोलम की फर्स्ट थ्योरम है। समझिएगा, इसका हमें क्वेश्चन समझेंगे, उसके माध्यम से ये आपकी और गहरी समझ होगी। बट अगर केवल स्टेटमेंट पूछ ले, अक्सर सेमेस्टर सिस्टम में पूछता है
कि स्टेटमेंट लिखिए, स्टेट फ्रीडहोलम फेस्ट थ्योरम। ऐसे नहीं पूछेगा स्टेट एंड प्रूव फ्रीडहोलम फेस्ट थ्योरम, क्योंकि इसका प्रूफ आपको नहीं पूछेगा। काफ़ी लंबी चौड़ी डेरिवेशन से और पीछे के सारे चैप्टरों का उसमें थोड़ा थोड़ा योगदान करके 3-4 पेज के बाद हम एक रिजल्ट के ऊपर पूछेंगे। वो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखियो फ्रीडहोलम फेस्ट थ्योरम। तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे मिलेगा इसका कि नॉन होमोजीनियस फ्रीडहोलम इंटीग्रल इक्वेशंस ऑफ ए सेकंड काइंड, यानी क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेगा और इसका यूनिक्स ये एफ ऑफ एक्स और ये के एक्स टी दोनों इंटीग्रेबल होने चाहिए, यानी इनका इंटीग्रेशन होना चाहिए। फिर हमारे पास इसके आंसर्स में आप यहाँ के एक्स टी की जगह आर एक्स टी लेमडा, जी टी की जगह एफ टी डी टी लिखेंगे। और खुद आर एक्स टी क्या है, इसका नाम है रिसोल्वेंट कर्नल और ये किस प्रकार से डिफाइन है, डी एक्स टी लेमडा अपॉन डी लेमडा, डी लेमडा नॉट इज इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेट कहलाएगा या फ्रीडहोलम डिटर्मिनेट कहलाएगा। और डी एक्स टी लेमडा ये फ्रीडहोलम माइनर कहलाएगा। अब हमारे पास डी एक्स टी लेमडा की वैल्यू क्या होगी, डी लेमडा हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये हम इसके वर्किंग रूल्स के अंदर या कैसे काम करेगा उसके अंदर आगे सीखने वाले हैं। तो केवल और केवल आप एक बार स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये हमारे पास फ्रीडहोलम फेस्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है और ये हमारे पास इसका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो केवल आप इसका एक बार स्टेटमेंट लिखिए। अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी हम पहले लिखेंगे, फिर इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से या क्वेश्चंस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये था हमारे पास सबसे पहले चैप्टर 7 के अंदर बिल्कुल इजी सा, मैंने नया कुछ नहीं लिखा है, बस के एक्स टी को चेंज करके आर एक्स टी लेमडा में लेना है, रिसोल्वेंट कर्नल है, इसकी ये वैल्यू होगी। अब हम इसको पढ़ेंगे कि डी एक्स टी लेमडा आखिर हमारे पास क्या होता है, इसको हमें फ्रीडहोलम माइनर बोलते हैं और डी लेमडा को हम फ्रीडहोलम डिटर्मिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम बड़े ही आसानी के साथ इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास टारगेट है कि दिए गए क्वेश्चंस के अंदर हम रिसोल्वेंट कर्नल यानी इसको कैसे डिस्कस करेंगे या कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वर्किंग रूल ऑफ रिसोल्वेंट कर्नल, वर्किंग रूल फॉर द कैलकुलेटिंग रिसोल्वेंट कर्नल, कैलकुलेटिंग द रिसोल्वेंट कर्नल। मतलब हमारे पास रिसोल्वेंट कर्नल की वैल्यू हम कैसे ढूंढ पाएंगे, उसके लिए हमारे पास कौन सा वर्किंग रूल है, यानी हम क्वेश्चंस में कैसे वर्क करें ताकि हम अपना इसका आंसर से ले आए। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल करने का मेथड है, आप मेथड बोल सकते हो, मेथड फॉर कैलकुलेटिंग या वर्किंग रूल फॉर द कैलकुलेटिंग। अगर मैं बुक्स में बात करूं तो इस टॉपिक का पूरा नाम दे रखा है वर्किंग रूल फॉर, देखो मैं पढ़ के बताता हूं, वर्किंग रूल फॉर कैलकुलेटिंग द रिसोल्वेंट कर्नल एंड सॉल्यूशन ऑफ फ्रीडहोल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड यूजिंग फ्रीडहोलम फेस्ट थ्योरम। यही पूरा नाम लिख रहा है, हम इसको बिल्कुल शॉर्टकट के अंदर ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, वर्किंग रूल बोल सकते हो या आप मेथड भी बोल सकते हो कि इस रिसोल्वेंट कर्नल को यानी इसको निकालने का हमारे पास कौन सा मेथड है। तो हम दोनों चीजें पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अब ऐसे लिख लेना ताकि हम एग्जाम्पल को आसानी से कर सकें। क्वेश्चन आपके पास कैसे दिया हुआ होगा, यस क्वेश्चन आपके पास कैसे दिया हुआ होगा भाई, क्वेश्चन आपके पास ऐसे होगा, g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लेमडा इंटीग्रेशन a टू b और kxt gt dt, kxt gt dt। ध्यान देना ये हमारे पास क्वेश्चंस होगा।
जहाँ एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है और क्वेश्चंस में जो के एक्स टी देगा उसका इंटीग्रेशन भी आसानी से हो सकता है। तो फिर आप इसका आंसर्स कैसे लिखोगे? तो इसके आंसर्स में हम ऐसे लिखेंगे कि जी ऑफ एक्स ऐसा का ऐसा, एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास ऐसा का ऐसा, लेमडा इंटीग्रेशन ए टू बी, बस के एक्स टी की जगह क्या लिखेंगे? आर एक्स टी, ध्यान देना एक्स और टी के बीच में कोमा, फिर सेमी कोलन का साइन लेमडा और एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। इस क्वेश्चन में ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ होगा, यहाँ एक्स की जगह टी रखेंगे और एफ ऑफ टी यहाँ रख देंगे, इस जी टी का कोई रोल नहीं होगा। बस क्वेश्चन में ये केवल और केवल हमारे पास दिया हुआ होगा। अब आर एक्स टी क्या है? तो लिखिए वेयर आर एक्स टी लेमडा इज इक्वल टू, वेयर आर एक्स टी, वेयर आर एक्स टी लेमडा। सिंपल ऐसे मत लिखना, अभी से आदत डाल लो, लेमडा से जस्ट पहले सेमी कोलन का साइन लग जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास डी एक्स टी सेमी कोलन लेमडा अपॉन डी ऑफ लेमडा, अपॉन डी ऑफ लेमडा, और ये डी ऑफ लेमडा नॉट इज इक्वल टू जीरो, डी ऑफ लेमडा नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये खुद डी एक्स टी लेमडा क्या है और हमारे पास से डी लेमडा क्या है, इसको हम थोड़ा और यूनिक तरीके से निकालेंगे। ठीक है भाई, तो कैसे इसका मेथड काम करता है या कैसे हमारे पास इसका वर्किंग रूल है, ये हम दोनों के अंदर काम करेंगे। तो लिखिए हियर डी एक्स टी लेमडा इज इक्वल टू, हियर डी एक्स टी और लेमडा से पहले ऐसा साइन आ जाएगा। ठीक है, हियर डी एक्स टी लेमडा इज इक्वल टू के एक्स टी, यस के एक्स टी प्लस समेसन एम इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर एम अपॉन एम फैक्टोरियल, अपॉन एम फैक्टोरियल, और बी एम एक्स टी डी टी, और बी एम एक्स टी डी टी, यस, और बी एम एक्स टी डी टी। ठीक है, या तो आप ऐसे लिखिए, बी को भी बताएंगे बी क्या है, या बी एम एक्स टी डी टी हमारे पास क्या है। हम बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, या आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो भाई। बस मैंने इसे जानबूझ के अलग कर लिया है, वजह क्यों है? क्योंकि ये जो के एक्स टी है ये क्वेश्चंस में हमें यहाँ सीधा सीधा दिया हुआ होगा। अदरवाइज मैं चाहूँ तो इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि समेसन एम इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल, 0 से स्टार्ट कर दो, आंसर हमारे पास यही आएगा। देखिए आप इसको ऐसे लिखने की बजाय m बराबर 1 से स्टार्ट करने की बजाय आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, और आप 0 से ही कर लो। ठीक है, आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि 0 वाले में रखेंगे तो ये पहले से देखो, सबसे पहले एक मिनट समझना, बाद में हम दोनों को अलग अलग भी लिख के बताएंगे, लिखना मत, एक बार केवल समझिए। सबसे पहले 0 रखेंगे तो माइनस 1 की पावर 0 की वैल्यू 1, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स टी डी टी, प्लस 1 से चलेंगे तो m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, आगे वापस ऐसे चल पड़ो, m फैक्टोरियल बी एम एक्स टी डी टी, बी एम एक्स टी डी टी, और इसी को ही क्या माना गया है, इसी को ही क्या माना गया है, के एक्स टी माना गया है, इसी को ही क्या माना गया है भाई, के एक्स टी माना गया है। तो एक बार आप अलग से लिख लिया मैंने, इसको चाहे तो आप मिक्सिंग लिख सकते हो, देखो ये लिख लोगे तो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप एक के एक्स टी प्लस एम बराबर 1 से स्टार्ट कर दो। क्यों लिखा, थोड़ा सा सेपरेट क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें ऑलरेडी कर्नल के एक्स टी की वैल्यू गिवन होगी, तो हम उसको डायरेक्ट यहाँ पुट अप कर सकते हैं, फिर हम यहाँ 1 से स्टार्ट करवा लेंगे, यस, फिर हम यहाँ 1 से स्टार्ट करवा लेंगे। तो आप ऊपर वाला लिख लेना ताकि क्वेश्चंस का दिया हुआ स्टेप भी सीधा लिखा जाए और हमारे पास कैलकुलेशन इजी और छोटा दोनों ही हो जाए, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख सकते हैं। तो डी एक्स टी लेमडा की कहानी तो हमारे पास ये है। वेयर बी एम एक्स टी क्या है,
वेयर, अब बात करेंगे ना, वेयर बी एम एक्स टी क्या है, तो बी एम एक्स टी हमारे पास हमने लिख तो लिया कि बी एम एक्स टी ये है। इसका मतलब है हमारे पास इंटीग्रेशंस ए से बी, इंटीग्रेशंस ए से बी, डॉट 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 इंटीग्रेशंस ए से बी, लिखते जाइए भाई, डॉट 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 इंटीग्रेशंस ए से बी। अब ये आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेट जैसा साइन आएगा के एक्स टी, यस, डिटर्मिनेट जैसा हमारे पास साइन आएगा के एक्स टी, फिर के एक्स जेड वन, फिर के एक्स जेड वन, फिर के एक्स जेड टू, डैश 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 डैश, या के एक्स जेड टू और डैश 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 के एक्स जेड एन, के एक्स जेड एन। ये सही दिखाई नहीं देगा भाई, मैं थोड़ा इधर से इसको खींच के लेता हूं। तो वेयर बी एम एक्स टी हमारे पास क्या आ जाएगा, तो लिखिएगा वेयर बी एम एक्स टी हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ए से बी, फिर इंटीग्रेशन ए से बी और डॉट 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 यानी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डैश 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 ए टू बी, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास के एक्स टी, सबसे पहले आ जाएगा के एक्स टी, फिर आ जाएगा के एक्स जेड वन, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ भाई, मिले नहीं हमारे पास ये, के एक्स टी, के एक्स जेड वन, के एक्स जेड टू, के एक्स जेड टू, के एक्स जेड टू, एक्स है भाई, कहीं आप एक्स वन मान लो, ठीक है, के एक्स जेड टू, के एक्स टी, और ये डैश 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 मल्टीप्लाई में ही है एक प्रकार से, के एक्स जेड एन, के एक्स जेड एन, ठीक है। फिर दूसरी लाइन में Z1 से स्टार्ट हो जाएगा, आगे वाला चेंज नहीं होगा, बस Z1 और T आ जाएगा, फिर कैपिटल K है भाई एंड तक, Z1 आगे वाला Z1 ऐसा कैसा, फिर K Z2 आगे वाला Z2 ऐसा कैसा, और ये K Z1 और ये ZN, मतलब Z1 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 Z1, आगे वाला चेंज नहीं होगा लास्ट तक, ठीक है भाई, आगे वाला हमारे पास लास्ट तक चेंज ही नहीं होगा। ऐसे ही हमारे पास ये कितना आ जाएगा, Z2 Z2 Z2, तो ये आ जाएगा हमारे पास के Z2, मतलब जस्ट आगे वाला T चेंज नहीं होगा, यहाँ हमारे पास आगे वाला Z1 चेंज नहीं होगा, आगे वाला Z2 चेंज नहीं होगा, और आगे वाला ZN चेंज नहीं होगा, और हमारे पास आगे वाला ZN चेंज नहीं होगा। और ऐसे ही डैश 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 डैश, ये के, ये आगे वाला T चेंज नहीं होगा, ये आगे वाला Z1 चेंज नहीं होगा, ये आगे वाला Z2 चेंज नहीं होगा, और ये आगे वाला ZN चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेट आ जाएगा। सबसे पहली लाइन में तो आप एक्स लिखोगे, ऐसे देख लो आप एक बार, देखिए समझने की कोशिश करना, बहुत ही आसान है इसको याद रखने का तरीका। आप कुछ ऐसे याद रखोगे तो आप शायद लास्ट तक इसे याद रख पाओ, शायद आप इसे लास्ट तक याद रख पाओ। ये चेंज नहीं होंगे, ये चेंज नहीं होंगे। अक्स और टी है, आपको अक्स टी लेमडा के अंदर चेंज करना है, तो टी से स्टार्ट करना, टी Z1 Z2 ZN, टी Z1 Z2 ZN, टी Z1 Z2 ZN, टी Z1 Z2 ZN। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे अक्स 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 और अक्स, फिर हमारे पास ये Z1 Z1, फिर Z1, फिर Z1, फिर Z1, फिर Z2, फिर Z2, फिर Z2, फिर Z2, लास्ट में आके हमारे पास ZN 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 और ZN, और हमारे पास है ZN, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा A से B की वजह से D Z1, A से B की वजह से फिर से D Z2, फिर डॉट 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 और ZN और D ZN और D ZN, तो लास्ट में हमारे पास डॉट 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 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, ये D ZN आ जाएगा, ठीक है।
एंड बी नोट एक्स टी, साथ साथ ये और लिख लो, बी एम के लिए तो ये आ जाएगा, ठीक है भाई, बी एम के लिए तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हमारे पास एंड लिख लो, सीधा लिख लो कि बी नोट एक्स टी कितना आएगा, बी नोट एक्स टी है, ये हमारे पास डायरेक्ट के एक्स टी आ जाएगा, ये हमारे पास डायरेक्ट के एक्स टी, मतलब इस के एक्स टी को आप ऐसे लिख सकते हो बी नोट एक्स टी, बी नोट एक्स टी, ठीक है, स्टार्टिंग में बता दिया था, बट इसको दो जगह इसलिए लिखा क्योंकि ये के एक्स टी इक्वेशंस का हमें ऐसा का ऐसा दिखाई दे जाएगा। तो ऐसे तो हम निकालेंगे ये वाला डी एक्स टी और लेमडा, एंड डी लेमडा कैसे निकालेंगे भाई, एंड हमारे पास हम डी लेमडा कैसे निकालेंगे, यस, एंड हम हमारे पास से डी लेमडा कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप लिखोगे 1 प्लस, इसके लिए आप लिखोगे 1 प्लस समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल, -1 की पावर m अपॉन माइनस लेमडा की पावर m अपॉन n फैक्टोरियल। ध्यान देना भाई, यहां भी आप माइनस लेमडा करो, थोड़ा सुधार करिए भाई, डी एक्स टी लेमडा के अंदर आप यहां माइनस लेमडा लिखिए, क्योंकि देखो ये रह जाएगा अगर ये नहीं लेंगे तो माइनस का लेमडा करिए, और यहां भी आप माइनस का लेमडा m कीजिए, माइनस का लेमडा m अपॉन m फैक्टोरियल। इसके अंदर अब बी एम टी एक्स टी डी टी किया था, इसके अंदर हम म्यू m करेंगे, यस, इसके अंदर हमें म्यू m करेंगे, वेयर म्यू m क्या होगा ये और समझना है हमारे पास, वेयर म्यू m क्या होगा, बस ये लिखते ही साथ अपना आंसर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान देना, मैं एक बार ऊपर से हटाऊंगा, हमारे पास डी एक्स टी और लेमडा, और नीचे हमें डी लेमडा दोनों की जरूरत रहेगी। तो डी एक्स टी लेमडा का आंसर तो आपके पास ये आएगा, डी एक्स टी लेमडा का आंसर तो आपके पास ये आएगा के एक्स टी प्लस समेशन m बराबर 1 टू इन्फिनिटी माइनस लेमडा की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल बी एम एक्स टी डी टी, बी एम एक्स टी डी टी, जहाँ बी एम एक्स टी हमारे पास ऐसे ही ओपन होगा, जहाँ बी एम एक्स टी हमारे पास ऐसे ओपन होगा, और खुद ये डी लेमडा कैसे आएगा हमारे पास 1 प्लस समेशन m बराबर 1 से इन्फिनिटी माइनस लेमडा की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल इंटू म्यू m। और हम इस म्यू m को कैसे लिखेंगे, तो मैं एक बार ऊपर मेरे को जगह की ज़रूरत होगी भाई, ठीक है, ऊपर मेरे पास जगह की थोड़ी ज़रूरत होगी, तो हमारे पास म्यू m क्या होगा, तो लिखिए वेयर म्यू m इज इक्वल टू, वेयर म्यू m इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वेयर म्यू m इज इक्वल टू, म्यू m हमारे पास क्या होगा, तो अपने पास वही छोड़ना है k और z1, बस ये स्टेप्स खा जाओ यहाँ से। देखिए सीधी सी बात है, इसी में समझा देता हूँ एक बार, ये वाला हिस्सा आएगा, मतलब इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को गायब कर दो, यस, आप इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को गायब कर दो, यहीं से समझ लो भाई आप एक बार। म्यू m क्या होगा, आप इसी की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को गायब कर दो, ये होगा हमारे पास के z1 z1, के z1 z2, के z1 zn, के z2 z1, के z2 z2, के z2 zn, के zn z1, के zn z2, के zn z1, और ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो याद रखने का इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं है, तो आप यहीं लिख लो वेयर म्यू m इज इक्वल टू के z1 z1, के z2 z2, के z1 zn, ये z1 z2, के z1 zn, फिर आ जाएगा के z2 z1, z2 z1, z2 z2 और z2 zn, z2 zn, और ये आ जाएगा के zn z1, के zn z2 और ये zn zn। इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है हमारे पास मल्टीप्लाई में dz1 dz2 और dzn, पूरा लिखना भाई, dz1 dz2 से dzn, मतलब आपने जो ऊपर bmxt निकाला है, और ध्यान देना भाई
पूरा लगाना रे इधर, वेयर म्यू एम इज इक्वल टू, वेयर म्यू एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी, इंटीग्रेशन ए से बी, इंटीग्रेशन ए से बी। ठीक है भाई, ये और लगाना, इंटीग्रेशन तो भूल भी मत जाना, ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, मतलब पूरा सेम है, ये हमारे पास पूरा सेम है, इंटीग्रेशन ए टू बी, इंटीग्रेशन ए टू बी, इंटीग्रेशन ए टू बी। बस आपको इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को घटा के फिर ये बचा हुआ लिखना है, और ये आपके याद भी हो जाएगा, और ये आपके याद भी हो जाएगा। तो ये हमने dxt निकाल लिया, ये हमने d लैम्डा निकाल लिया, ये हमने dxt निकाल लिया, ये हमने d लैम्डा निकाल लिया। आप बोल सकते हो वेयर, फिर से लिख दो एक बार, dxt सेमीकोलन लैम्डा है, ये हमारे पास है फ्रीडहोलम माइनर है, ये हमारे पास फ्रीडहोलम माइनर है। और हमारे पास खुद dxt क्या है, खुद हमारे पास है d लैम्डा क्या है, ये फ्रीडहोलम डिटर्मिनेट है, ये हमारे पास फ्रीडहोलम डिटर्मिनेट है। यस, ये हमारे पास खुद के फ्रीडहोलम डिटर्मिनेट है। तो ये हमारे पास इसका रीसोल्वेंट कर्नल का एक वर्किंग रूल है कि आखिर किस प्रकार से हम इसको वर्किंग के अंदर लेके आएंगे। ठीक है भाई, किस प्रकार से हम इसको वर्किंग के अंदर लेके आएंगे। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चंस क्या होगा और आंसर से क्या होगा, ये वाली बात तो आप अच्छे से याद रख लोगे, इसमें कोई दिक्कत आपके नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्वेश्चंस क्या होगा तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक बार वापस देखो रफली। क्वेश्चंस क्या होगा, gx के बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी जी टी डी टी, और आंसर्स क्या होगा, gx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी आर एक्स टी लेमडा डी टी एफ टी डी टी, एफ टी डी टी। अब बारी आती है ये आर एक्स टी डी टी क्या है, तो ये हमारे पास रीसोल्वेंट कर्नल है, ये हमारे पास रीसोल्वेंट कर्नल है, जो कैसे दिया जाएगा, डी एक्स टी लेमडा अपॉन डी लेमडा, डी लेमडा की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। डी एक्स टी लेमडा कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे डी एक्स टी लेमडा इज इक्वल टू के एक्स टी प्लस समेसन एम बराबर 1 टू इन्फिनिटी माइनस लेमडा की एम अपॉन एम फैक्टोरियल बी एम एक्स टी डी टी, और खुद बी एम एक्स टी कितना होगा, या खुद बी नोट एक्स टी डी टी कितना होगा, के एक्स टी। अब सवाल ये आता है ये बी एम एक्स टी क्या लिख दिया, तो ये बी एम एक्स टी हमारे पास इसी का शॉर्टकट है, ए टू बी ए टू बी ए टू बी। ये कैसे याद रखना है, इसी प्रकार डी लेमडा क्या है, तो ये 1 प्लस समेसन एम बराबर 1 टू इन्फिनिटी माइनस लेमडा की एम अपॉन एम फैक्टोरियल, और कैसे म्यू हम निकालेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा के। तो ये हमारे पास इनके आंसर से आ जाएंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे भाई, ऐसे क्वेश्चनों के आंसर से आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक बार लिखने की थोड़ी कोशिश करता हूँ, तो हमारे पास कोशिश ये रहेगी कि हम एक तो इस साइड में ना लिखें ताकि आप ठीक ठीक इसे देख पाएँ। हमारे पास रीसोल्वेंट कर्नल क्या होता है, रीसोल्वेंट कर्नल, मतलब बिल्कुल शॉर्ट में याद रख रहे हैं, क्वेश्चंस और आंसर्स हमारे याद रह जाएगा, समझिए ये क्वेश्चंस है ये आंसर्स है। अब हमें यही निकालना चैलेंज है पूरे एग्जाम में, या पूरे इस चैप्टर 7 के अंदर जो एक क्वेश्चन 10 नंबर का आने वाला है, उसमें हमारे पास यही निकालना हमारे लिए चैलेंज है। तो ये कैसे निकालोगे आप, तो आप तुरंत लिखोगे आर एक्स टी और लेमडा है, वो हमारे पास डी एक्स टी और लेमडा अपॉन डी ऑफ लेमडा होगा, अपॉन डी ऑफ लेमडा होगा। ठीक है, अब डी एक्स टी हमारे पास क्या है, अब डी एक्स टी हमारे पास क्या है, तो हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे, वेयर डी एक्स टी हमारे पास क्या है, वेयर डी एक्स टी हमारे पास क्या है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखने के मूड में हूं ताकि हम जगह बचा सकें भाई। वेयर डी एक्स टी लेमडा हमारे पास क्या है, तो ये है हमारे पास के एक्स टी प्लस समेसन एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी
समेसन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस लेमडा की m अपॉन m फैक्टोरियल। ठीक है भाई, वेयर डी एक्स टी हमारे पास क्या है, वेयर डी एक्स टी लेमडा हमारे पास क्या है, तो इसको हम लिखेंगे यह है हमारे पास के एक्स टी प्लस समेसन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस लेमडा की m अपॉन m फैक्टोरियल इंटू बी एम एक्स टी डी टी इंटू बी एम एक्स टी डी टी इंटू में बी एम एक्स टी डी टी बी एम एक्स टी डी टी। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास डी एक्स टी एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी करके, और साथ साथ ये लिख लो एंड डी लेमडा क्या है, एंड डी लेमडा हमारे पास क्या है, तो डी ऑफ लेमडा है हमारे पास 1 प्लस समेसन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस लेमडा m की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल और इनटू में म्यू m, इनटू में म्यू m। ठीक है भाई, 1 प्लस समेसन m बराबर 1 से इन्फिनिटी माइनस लेमडा की पावर m अपॉन m फैक्टोरियल इंटू म्यू m। अब लिखेंगे हमारे पास वेयर के एक्स टी क्या है, अब हम लिखेंगे वेयर के एक्स टी हमारे पास क्या है। ठीक है, हम लिखेंगे वेयर बी एम एक्स टी हमारे पास क्या है, तो लिखेंगे वेयर, यहां लिख देता हूं मैं भाई, बी एम एक्स टी, बी एम एक्स टी हमारे पास क्या है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशंस ए टू बी, इंटीग्रेशंस ए टू बी, इंटीग्रेशंस ए टू बी, और ये पूरा बड़ा आ जाएगा जिसके अंदर के एक्स टी से स्टार्ट होगा, के एक्स टी, के एक्स जेड वन, के एक्स जेड वन, के एक्स जेड टू, के एक्स जेड टू और के एक्स जेड एन, के एक्स जेड एन, के एक्स जेड एन। ठीक है भाई, के एक्स टी, के एक्स जेड वन, के एक्स जेड टू, के एक्स जेड वन, फिर ये आ जाएगा के और जेड वन टी, जेड वन टी, के जेड वन, जेड वन, के जेड वन, जेड टू, के जेड वन, जेड एन, जेड वन, जेड एन। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही टू की बात करेंगे तो ये आ जाएगा के जेड टू टी, जेड टू, जेड वन, जेड टू, जेड टू, जेड टू, जेड एन, जेड टू, जेड एन, चलता आएगा ये के जेड एन टी, ये भी चलता आएगा के जेड एन जेड वन, ये भी चलता आएगा के जेड एन जेड टू, और ये भी चलता आएगा के जेड एन जेड एन, जेड एन जेड एन। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे आ गया कौन, बी एम एक्स टी बराबर, यस बी एम एक्स टी बराबर। ठीक है, तो ऐसे में बिल्कुल एकदम से स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। और इनटू में और है भाई डी जेड वन से डी जेड टू, मैं आगे वाले लेक्चर्स के हिसाब से लिख रहा हूँ, इसके इनटू में और है, इनटू में और है हमारे पास डी जेड वन, डी जेड टू डॉट 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 डी जेड एन, इनटू में और है हमारे पास डी जेड एन। तो ये हो गया हमारे पास बी एम एक्स टी क्या हो गया, और म्यू क्या आ जाएगा वो मैं आपको समझा ही दिया है कैसे याद रखना है। और एक और लिख लेना, एंड बी नोट एक्स टी है वो हमारे पास के एक्स टी है, बी नोट है वो हमारे पास के एक्स टी है, एंड म्यू एम हमारे पास क्या है, म्यू एम हमारे पास क्या है। ठीक है भाई, क्या है म्यू एम हमारे पास, तो यही है फर्स्ट रो को छोड़ के, फर्स्ट कॉलम को छोड़ के, तो आपको लिखना नहीं है, केवल ध्यान रखना है लेफ्ट कर दिया या स्किप कर दो, ऐसे सही रहेगा, स्किप फर्स्ट रो एंड कॉलमन,
याद रखने का तरीका भी एग्जाम में बिल्कुल भी मत लिख देना, स्किप फर्स्ट रो एंड कॉलम ऑफ BMXT, ऑफ BMXT, ऑफ BMXT। अगर हम इसको स्किप कर देंगे, ठीक है भाई, हम यहाँ स्किप कर देंगे मतलब गायब कर देंगे फर्स्ट रो, इस पूरी फर्स्ट रो को, इस पूरी फर्स्ट कॉलम को, तो जो बचेगा इसका पूरा पैटर्न वो हमारे पास म्यू ऑफ M के बराबर आ जाएगा। वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा भाई? म्यू ऑफ M के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पैटर्न या एक प्रोसेस है। ये खुद डी लैम्डा क्या कहलाएगा भाई? ये फ्रेड-होलम डिटर्मिनेट, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? फ्रेड-होलम डिटर्मिनेट। तो ऐसे हमारे पास इस यूनिट का शॉर्टकट याद रखना है। क्वेश्चंस क्या होगा, आंसर्स क्या होगा, वो मैं आपको इक्वेशंस नंबर 1 और इक्वेशंस नंबर 2 में लिखवा चुका हूं। ये हमारे पास वर्किंग रूल है, इसे आपको सीधा याद रखना है। दिए गए एग्जाम्पल या क्वेश्चंस की हम वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, दिए गए क्वेश्चंस की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इतना सा मैटर है, ये हम याद रखेंगे भाई। ठीक है, इतना मैटर है, ये हम ऐसा का ऐसा याद रखेंगे ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्वेश्चंस कर चुकें। उससे पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि कैसे इसका क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप मेरे साथ साथ एक क्वेश्चंस लिखिए ताकि आप खुद निश्चिंत रहो कि एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन से ऐसे आएगा। तो ये हमारे पास इस यूनिट का पहला एग्जाम्पल है, जो हमारे पास JPH की बुक में अगर आप देखना चाहें तो ये हमारे पास पेज 271 के ऊपर है, पेज 271 के ऊपर है। क्वेश्चन है हमारे पास यूजिंग फ्रेड-होलम, क्वेश्चन है हमारे पास यूजिंग फ्रेड-होलम डिटर्मिनेट। यस, ये बोलता है इसको आप यूज में लो, मतलब इस फ्रेड-होलम डिटर्मिनेट को आप काम में लो, यानी इस डी लैम्डा को या इस डी लैम्डा को आप काम में लो और फाइंड द रीसोल्वेंट कर्नल, फाइंड द रीसोल्वेंट कर्नल, फाइंड द रीसोल्वेंट कर्नल। आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा रीसोल्वेंट कर्नल ऑफ द फॉलोइंग कर्नल्स, ऑफ द फॉलोइंग कर्नल्स, ऑफ द फॉलोइंग कर्नल्स, कि अगर आपको ऐसे ऐसे कर्नल्स दिए हुए हैं तो आप फ्रेड-होलम या इसका रीसोल्वेंट इंटीग्रल कर्नल ऑफ फॉलोइंग निकालना है। मतलब हमारे पास क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है आप वो समझिए। नंबर 1 हमें दिया हुआ है कि K अक्ष T है, ये अक्ष e की पावर T है, और ये एग्जाम में पूछा हुआ भाई 2019 के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपको पूछा हुआ मिल जाएगा। K अक्ष T इज इक्वल टू अक्ष e की पावर T, और अगले ने लिख रखा है A 0 है और B हमारे पास 1 है। ठीक है, और क्वेश्चन आपको पता ही है इसका ऐसे आता है g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लेमडा इंटीग्रेशन a से b k अक्ष t gt dt, k अक्ष t gt dt, और इसका आंसर हमारे पास ऐसे आता है g x t इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लेमडा a टू b r अक्ष t सेमीकोलन लेमडा f ऑफ t dt, f ऑफ t dt। पर इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन में ये दे दिया और पूछ लिया क्या, ये पूछ लिया। आगे हमें पूरा पूछ लेगा, बट स्टार्टिंग में हमें ये दे दिया और ये पूछ रहा है। और ध्यान देना r अक्ष t लेमडा निकालना है, इधर ध्यान दीजिए, r अक्ष t लेमडा निकालना है तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये लिमिट भी पता होना चाहिए, a टू b क्या है, a टू b क्या है, a टू b क्या है। तो अगले की मजबूरी हो गई ये लिखना कि a 0 है और b हमारे पास 1 है, अदरवाइज ये भी लिख के नहीं देता। ठीक है, तो हम रीसोल्वेंट करना निकालेंगे, यहाँ हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हमने इसको ऐसा कैसा लिख लिया ताकि आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। फिर ये वैल्यू उठा के आप इसकी वैल्यू उठा के इसके अंदर रख देंगे। आगे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, बट एक बार आपको कर्नल निकलवाने के लिए बोलेगा तो बोल रखा है यूजिंग फ्रेड-होलम डिटर्मिनेट
फाइंड द रिसोल्वेंट कर्नल ऑफ द फॉलोइंग कर्नल्स। और इसके अंदर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ऐसे है के एक्स टी, ये हमारे पास बिल्कुल अलग से निकलेगा 2x माइनस टी, 2x माइनस टी, और ये बोल रहा है 0 से x से 1 और 0 से t से 1। तो आप समझ ही गए, a भी 0 है और b हमारे पास 1 है, क्योंकि दोनों x और t ऐसे भी दे सकता है। थर्ड है हमारे पास के एक्स टी, थर्ड है हमारे पास के एक्स टी साइन एक्स कोस टी, साइन एक्स कोस टी। ध्यान देना, हमेशा एक्स और टी के रूप में आना चाहिए। तो ये देखो एक्स टी, एक्स टी, एक्स और टी, इसकी लिमिट है 0 से 2 पाई। तो एक्स भी बोल रहा है 0 से 2 पाई है और टी भी है वो 0 से 2 पाई है। तो आपको ऐसे भी दे सकता है और आपको ऐसे भी दे देता, a बराबर 0 b बराबर 2 पाई, a बराबर 0 b बराबर 1, या लिमिट को ऐसे भी लिख के दे सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, बाकायदा लिखा है यूजिंग फ्रीड-होलम डिटरमिनेट, यानी इस डी लैम्डा को काम में, यानी आपका ये फॉर्मूला लगाते हुए हमें ये वर्किंग प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, बाद में हम इसका आंसर्स यहाँ रख लेंगे, तो क्वेश्चंस और आंसर्स एग्जाम के हिसाब से कर देंगे, बट उससे पहले आप एक बार कर्नल निकालना सीखिएगा। इससे पहले आप एक बार कर्नल निकालना, यानी इस प्रकार से आंसर्स निकालना सीखिएगा कि कैसे हम इसको काम में लेते हैं, कैसे हम इसका डिटरमिनेट वगैरह सोल्व करते हैं। ठीक है, तो एक बार ये हमारे पास डिटरमिनेट वगैरह सोल्व करने आ जाएंगे तो हमारे पास कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो इस लेक्चर्स को हम कंटिन्यू रखेंगे, तो आप इसका सॉल्यूशंस है कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 2। ठीक है, तो आप बिल्कुल बाकायदा कंटिन्यू रखिएगा और मिलिएगा मेरे को तुरंत नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 2 के अंदर, ताकि हम इसके कर्नल को बेहतरीन तरीके से समझ सकें। ओके भाई।